बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे, फाइनेंस डिवीजन ने मुल्की मईशत का खाका पेश कर दिया है। इस मुतालिक हम आपको अपडेट्स देंगे और साल 2024 के मुआशी एदाद-ओ-शुमार बेहतरी की जानिब गामजन है। मुआशी लिहाज से रवा माली साल 2024-23 के 9 महीने गुज़िश्ता माली साल के 9 माह के मुकाबले में खासे बेहतर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो खाका पेश किया गया है फाइनेंस डिवीजन की जानिब से, जो एदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं उसके मुताबिक तो बेहतरी आ रही है। हमारे एदाद-ओ-शुमार काफ़ी हद तक बेहतर हुए। अगर मैं रेमिटेंसेस की बात करूँ तो पिछले साल 9 माह में 20 अरब डॉलर हमारी रेमिटेंसेज आई थी, यानी तरसीलात ज़र बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने जो रकम भेजी है पाकिस्तान, वो 20 अरब डॉलर थी गुज़िश्ता साल, और रवा माली साल ये 21 अरब डॉलर है। 9% बेहतरी आई है। इसके अलावा अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ तो 21 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई थी गुज़िश्ता माली साल के 9 माह में, और रवा साल ये 23 अरब डॉलर पे पहुंच गई है हमारी एक्सपोर्ट। 9.3% इसमें इजाफा हुआ है। इसी तरीके से हमारी इंपोर्ट कम हुई है। ये बड़ी खुशाइन बात है। जब एक्सपोर्ट बढ़ती है और इंपोर्ट कम होती है तो हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, वो बेहतर रहता है, डेफिसिट कम होता है। हमारी इंपोर्ट कम हुई है 8%, और गुज़िश्ता माली साल के 9 माह में हमने इंपोर्ट की थी 42 अरब डॉलर की, और रवा माली साल यानी इस साल हमने की है 38 अरब डॉलर की। इसमें कमी आई है, एक्सपोर्ट बढ़ी है। इसी तरीके से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो गुज़िश्ता माली साल 40 करोड़ डॉलर था, वो कम हुआ है, और उसमें हमारे 88% की उसमें बेहतरी आई है। तो ये खुशाइन बात है। फिर अगर मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ आऊँ, यानी FDI जो बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी हमारे मुल्क में आई है, उसमें इस साल कमी हुई है। FDI कम हुई है 9% कमी के साथ। गुज़िश्ता माली साल में FDI की शरह ज़्यादा थी, इस दफ़ा कम है। जाहिर सी बात है, एनर्जी टैरिफ में इजाफा हुआ है, बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। फिर अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल भी एक बड़ा मसला है, और फिर हम लोग रेमिटेंसेस की मद में डॉलर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, तो इस वजह से FDI के अंदर हम कमी देख रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो गुज़िश्ता माली साल के 9 माह में हर्वेट इंडेक्स 43,000 के लेवल पे था, इस बार 72,000 के लेवल पे है। हर्वेट इंडेक्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है, 65% बेहतर हुआ हर्वेट इंडेक्स। अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ बिलियंस रुपीज़ में स्टॉक मार्केट की, तो उसमें भी इजाफा हुआ है 50% का। इस वक्त 10 खरब से ज़ायद हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन सबसे ज़्यादा अलार्मिंग पोजीशन है फिस्कल डेफिसिट की। गुज़िश्ता माली साल फिस्कल डेफिसिट और इस रवा माली साल के 9 माह में फिस्कल डेफिसिट पे एक बड़ा फ़र्क आया है 35% इंक्रीज़ का, यानी 35% हमारा जो डेफिसिट है वो इंक्रीज़ हुआ है। जो फिस्कल डेफिसिट हमारा इंक्रीज़ हुआ है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि FBR की जो वैल्यू है, यानी FBR की जो कलेक्शन है टैक्स की, वो ज़्यादा तो हुई है, लेकिन हुकूमत चूँकि कर्जा ले रही है मुकामी बैंकों से, हमारे अखराजात बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज़ हो रहा है। ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हमारे रिजर्व्स की, तो 4 अरब डॉलर के हमारे रिजर्व से स्टेट बैंक के रिजर्व, जो कि बढ़कर रवा माली साल के 9 माह में 8 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं। हमारा एक्सचेंज रेट डॉलर का था 283, अब डॉलर घट कर 278 पे पहुंच गया है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे थोड़े से बेहतर हुए हैं, बहुत बेहतर नहीं हो गए, लेकिन गुज़िश्ता माली साल के 9 माह के मुकाबले में रवा माली साल के 9 माह के अगर मैं इंडिकेटर्स को सामने रखूँ इकनॉमिक, तो बेहतरी आई है। फाइनेंस डिवीजन ने जो ये खाका पेश किया है, इसी की बुनियाद पर गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि हमारे मुआशी एदाद-ओ-शुमार बेहतर हुए हैं, हमारी इन्फ्लेशन भी कम हुई है। गुज़िश्ता माली साल हमारी इन्फ्लेशन 37-38% पे थी, जो कि कम होकर इस वक्त 21-22% पे आ गई है। अगर आइंदा आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन रेट भी कम होता है तो यकीनन शरह सूद जो 22% पे इस वक्त बुलंद तरीन सतह पे है, वो भी कम होगी। इसके अलावा आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि गंदम खरीदारी की जो पॉलिसी है, इस पर किसान तंजीमें इतनी भरम क्यों हो गई, वजूहात क्या हैं। गंदम का जब भी मामला आता है, या तो स्मगलिंग की हम बात सुनते हैं, या फिर हम इम्पोर्ट की बात सुनते हैं, या फिर हम रेट की बात सुनते हैं। इस दफ़ा किसान तंजीमें जो हैं वो भरम हो गई हैं, और जो पंजाब हुकूमत है और दीगर जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो गए हैं, और फिर फर्टिलाइज़र यानी खाद की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से किसान तंजीमें बाकायदा तौर पर अब एहतजाज करेंगी और मुजाहरे करेंगी। इस हवाले से उन्होंने डेडलाइन दे दी है। आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी खबर है FBR से मुंसलिक। बड़ी हमें उम्मीदें थी कि FBR ने जो ताज़ा डोज स्कीम लॉन्च की है, इसमें रिटेलर्स, होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स इन हो जाएंगे, अपने आप को टैक्स नेट में लेकर आएंगे। टैक्स नेट में जब आएगा मामला तो ऑब्वियसली हमारा टैक्स बेस यानी टैक्स नेट इंक्रीज होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। FBR ने जो ताज़ा डोज स्कीम का ऐलान किया था वो कल ख़त्म हो गई है, कल उसका आखिरी दिन था और बुरी तरह नाकाम हुई है।
अगर मैं फिगर्स और फैक्ट्स की बात करूं, उसको सामने रखूं और उसका कंक्लूजन निकालूं, तो बड़ा मायूसकुन रिजल्ट रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते के अख्ताम तक 150 से भी कम ताजिरों ने रजाकाराना तौर पर रजिस्ट्रेशन की है। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत तकरीबन 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान था। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोटा, इस्लामाबाद में ताजिरों की रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी। 1 अप्रैल 2024 से ताजिर दोस्त स्कीम शुरू हुई थी और इसमें बामुश्किल चंद हज़ार ताजिर इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। पूरी तरह नाकाम हुई है। क्यों नाकाम हुई है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि एफबीआर की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इतनी ज़्यादा सख्त होती हैं। ताजिर दोस्त स्कीम लॉन्च कर दी, उसके बाद जो उसकी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं उसकी वजह से जो रिटेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो इस वजह से ये ताजिर दोस्त स्कीम जो है ये फ्लॉप हुई है और छोटे ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए हुकूमत की तरफ से ये कदम था। बहरहाल अब इसको किस तरीके से कामयाब बनाना है ये तो मुताल्लिका अथॉरिटी का काम है। आज लेबर डे है, 1 मई है, ताजिर लेबरों का दिन है, यौम मज़दूर है। मुत्तहिदा अरब इमारात के कौंसल जनरल बखीत अतीक अल लुमैती ने कराची पोर्ट का दौरा किया। यूएई कौंसल जनरल ने कराची पोर्ट पर काम करने वाले जो मेहनत कश हैं उनके साथ ये दिन गुजारा। कौंसल जनरल यूएई का कराची पोर्ट पर बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल हुआ। सीईओ कराची गेटवे टर्मिनल खुर्रम अजीज़ खान ने कौंसल जनरल यूएई का पुरतबाक इस्तकबाल किया। कौंसल जनरल ने पोर्ट पर काम करने वाले मेहनत कशों की खिदमत को सराहा। मज़दूर मुल्क की मईशत को चलाता है और मज़दूरों के हुकूक़ को अव्वलीन तरजीह पर हल करना है, उसको अदा करना है। और मुत्तहिदा अरब इमारात की तरक्की में पाकिस्तानी मज़दूरों का बड़ा अहम किरदार है। ये कहना था कौंसल जनरल बखीत अतीक अल लुमैती का मज़दूर डे के हवाले से। और खुशाइंद बात है कि आज यौम मज़दूर पाकिस्तान में भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है और मज़दूरों के जो हुकूक़ हैं उनको पूरा करने के लिए हुकूमत भी अपनी पॉलिसी पर अमल दरामद करती है। बहरहाल हमारा जो फाइनेंस डिवीज़न ने मौशी खाका पेश किया है, आज हम प्रोग्राम में वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कराची के जो ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। एजेंडा रखा जाएगा वज़ीर-ए-आज़म के सामने कि जो टैरिफ है, एनर्जी टैरिफ, उसको कम किया जाए ताकि इंडस्ट्रीज़ का सर्वाइवल हो सके। इस बार भी 22% पे इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है। इसको लेकर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, उसके ऊपर भी बात होगी। और जो फाइनेंस डिवीज़न ने जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स रखे हैं, यानी हमारे जो मौशी अदाद-ओ-शुमार सामने रखे हैं वो बेहतर हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद हमारे मुल्क में तो फिर ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल चलना चाहिए, वो क्यों नहीं चल पा रहा है। तो इन तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे। या वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चौधरी शौकत अली, प्रेसिडेंट हैं फूड एंड एग्रीकल्चर चैम्बर के। इस वक्त किसानों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्टर्ब कर गई हैं किसानों को, और मुल्क भर के जो किसान हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। गंदम की ख़रीदारी के हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर यूरिया की कीमतों के हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत दूर क्यों नहीं कर पा रही है, नाकामी का सामना क्यों है हुकूमत को, और अब एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा, ये मामला क्या है? चौधरी साहब, इसमें क्या आप रोशनी डालते हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, इतने सेंसिटिव इशू पे आपने मुझे बात करने का मौका दिया। असल में बुनियादी तौर पर जो मसला है जिसको समझने की ज़रूरत है कि हमारी ये 2 नकद आवर इजनास जिसकी एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो हुकूमत अनाउंस करती है। एक शुगर केन है, दूसरी जी, गंदम है। जी, लेकिन इसमें गंदम वो वाहिद क्रॉप है जिसकी हमेशा से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी खरीदारी करती आई है, और ये खरीदारी करने का बुनियादी मकसद ये होता है कि ये मार्केट में बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जो बैक वक्त खरीदारी करते हैं, और ये जो हुकूमत की खरीदारी का मकसद ये होता है कि ये कीमतों को मेंटेन रखा जाए और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कम अज कम कीमतें खरीद है इससे कीमतें कम ना होने पाए। जी, ये पहला मौका है कि जब एक तरफ तो हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान ने, इंटरिम गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इस पे जोर लगाया किसानों को इस तरफ लाने के लिए कि आप गंदम की काश्त करें, और इनके करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च किए इस कैंपेन पे और काश्तकारों को इस तरफ लेके आए कि जी आप गंदम की काश्त बढ़ाएं, क्योंकि गंदम पिछले साल कम हुई थी जिसकी वजह से हुकूमत को गंदम के हवाले से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी, और इस दफा इस कैंपेन की वजह से 17 लाख एकड़ गंदम की पैदावार के अंदर इजाफा हुआ।
उसके काश्ता रकबे के अंदर। अब सही। हुकूमत ने यहीं पे एक मिस्टेक कर दी कि जब इनकी एक बम्पर क्रॉप तैयार थी और वो एकड़ेज भी ज्यादा थी, तो जी। उस वक्त इन्हें इंतजार करना चाहिए था कि अपनी लोकल प्रोड्यूस मार्केट में आती और उसको ये खरीद करते। इन्होंने ऐन उस वक्त जब किसान की गंदम पक के तैयार हो चुकी थी और वो मार्केट में आने के लिए तैयार थी, मार्च के महीने के अंदर कुछ लोगों की जेबें भरने के लिए या शायद कहीं पे इन्हें मिसगाइड किया गया और इन्होंने 35,74,000 ये मेट्रिक टन गंदम जो है इंपोर्ट कर ली, जिसकी जरूरत नहीं थी। हमारी तो लोकल प्रोड्यूस जो थी वो मार्केट में आने के लिए तैयार थी और वो उसकी खरीदारी का अमल का आगाज भी किया जा सकता। और इस गंदम जो मैं समझता हूँ कि मेरे गैर मुनासिब वक्त में ये गंदम इंपोर्ट की गई, जी। इसका हमें इतना नुकसान हुआ कि अब जब हमारी लोकल प्रोडक्शन मार्केट के अंदर आई है, तो हुकूमत जो है वो ऐलानात के बावजूद किसान से गंदम खरीदारी के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से किसानों में सख्त बेचैनी पाई जा रही है। और गंदम चूंकि एक बम्पर क्रॉप के तौर पर भी मौसम ने भी साथ दिया है जी। और गंदम का काश्त रकबा भी ज्यादा था, वाफर मिकदार में हमारी लोकल गंदम पैदा हो गई है। आज जब हुकूमत इसको खरीद रही है, हुकूमत ने एक तो इसकी सपोर्ट प्राइस कम अनाउंस की है। पिछले साल भी 3900 रुपए थी, इस दफा भी इन्होंने किसान की कीमतें लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई, यूरिया खाद की कीमत के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। इसी तरह डीएपी खाद की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ी, डीजल की कीमत बढ़ी, बिजली के कीमतों के अंदर इजाफा हुआ, इनपुट इतने ज्यादा बढ़ गए, लेकिन हुकूमत ने उसको मद्देनजर ना रखते हुए कम सपोर्ट प्राइस अनाउंस की और दूसरी तरफ खरीदारी का बरवक्त आगाज ना करके मार्केट के अंदर यानी फी मन गंदम की कीमत हुकूमत ने 3,900 रुपये मुकर्रर की है, जो कि कम है। गुज़िश्ता साल भी यही कीमत रखी थी, इस साल भी यही रखी है और कम रखने के बावजूद भी ख़रीदारी नहीं हो रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि फ्लोर इम्पोर्टर्स ने बड़े पैमाने पे आटा हमारे मुल्क में इम्पोर्ट किया, जिसकी वजह से मुकामी किसान शदीद मुतासर हो गया है। अब ये मुझे बताएं कि इसका हल क्या है। अभी आप ये कह रहे हैं कि लोकल इंपोर्टर ने वसी पैमाने पे गंदम इंपोर्ट की, जिसकी वजह से अब मार्केट के अंदर जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई चेन थी वो फार्मर के एंड पे डिस्टर्ब हो चुकी है। जी। तो लोकल इंपोर्टर के पास पहले वाफर मिकदार में गंदम पड़ी हुई है, लोकल परचेजर मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत में हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत के पास इस वक्त बड़े बड़े गोदाम मौजूद हैं और हुकूमत किसानों से मार्केट के तौर पर मौजूद रहे मार्केट में और जो सपोर्ट प्राइस हुकूमत ने अनाउंस की है उस पर खरीदारी को यकीनी बनाए। यानी ये आपका मुतालबा है कि ताकि हुकूमत के कहने पे काश्तकार ने गंदम की बुआई की, अब गंदम की काश्त हो गई है बड़े पैमाने पे, हमारे पास बम्पर क्रॉप मौजूद है, अब गंदम की खरीदारी हो हुकूमत की जानिब से, अब आपका ये मुतालबा है। कि हमारा ये मुतालबा है कि हुकूमत गंदम की खरीदारी को यकीनी बनाए। इस वक्त पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने अभी तक खरीदारी शुरू नहीं की। अगर पंजाब फूड डिपार्टमेंट खरीदारी शुरू कर देता है तो फास्को ने शुरू कर दी और प्रॉपर मुनासिब तरीके से किसानों को ओपन बारदाना तकसीम करते हुए ये गंदम की खरीदारी का आगाज कर देंगे, तो मार्केट स्टेबल हो जाएगी और किसानों को उनका जो जायज हक है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये मुझे लेकिन अगर बताएं, हुकूमत ये मुझे बताएं चौधरी साहब कि इंटरिम गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करने की इजाजत दी थी। ये मैं तो समझता हूँ कि ये लालच में आकर इंटरिम गवर्नमेंट ने इजाजत दी है और ये मुनाफाखोरी का एक तरीका था। इन्हें पता था, सारी कैलकुलेटेड डाटा इनके पास मौजूद था कि इस दफा हमारी बम्पर क्रॉप है, हमारे काश्ता रकबे के अंदर इजाफा हुआ है, लेकिन उस वक्त चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम था, जी। लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए हुकूमत से इंपोर्ट लाइसेंस इजाजत हासिल की और इंपोर्ट करके सबने मुनाफा कमाया। सारे लोग इस पूरे मुनाफे के अंदर और इस पूरी हायरार्की के अंदर शामिल है, वो चाहे गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग हों या हमारे लोकल इंपोर्टर हों, सबने इसमें जेबें भरी हैं, सबने इसमें पैसा कमाया है। चौधरी साहब इसका बराह रास्त जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? इंटरिम गवर्नमेंट में जो वफाकी वजीर खुराक थे उनको समझते हैं या मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज को समझते हैं? ये मामला कहाँ से शुरू हुआ? जी, ये जो मौजूदा हुकूमत है, मैं ये समझता हूँ कि ये इंटरिम गवर्नमेंट का एक तसलसल है। जी। ये कोई अलग से नहीं है, वही तमाम लोग अभी इस हुकूमत में बैठे हुए हैं और मैं इसका बुनियादी तौर पर जिम्मेदार ये समझता हूँ कि हमारी चाहे वो पंजाब की इंटरिम गवर्नमेंट हो या फेडरल इंटरिम गवर्नमेंट हो, जिन्होंने अब तो इंटरिम गवर्नमेंट इसकी चली गई, इंपोर्ट अब आप लोगों ने जिम्मेदार हुकूमत की तरफ कोई खत लिखा, कोई मीटिंग कॉल की, किसी नुमाइंदों से आपने मुताल्लिका नुमाइंदे जो हैं अफसरान उनसे मुलाकात की, उनको बताया कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है हम लोगों का।
जी, हमने उस वक़्त भी जब ये इम्पोर्ट की इजाज़त दी जा रही थी और इम्पोर्ट के कोटे इश्यू हो रहे थे, जी हमने उस वक़्त भी मुख्तलिफ़ अवानों में जाके ये आवाज़ बुलंद की कि आप ये गलत कर रहे हैं। इससे मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क की फूड सिक्योरिटी मुतासर होगी। अब भी हम मुख्तलिफ़ हुकूमती ज़िम्मेदारान के पास गए, उन्हें बार-बार जाके ये बावर करवाया कि आपके ये जो इक़दामात हैं, ये मुल्क के किसानों के लिए और मुल्क की 66% आबादी के लिए ये नुकसानदेह हैं। क्योंकि इससे किसान बददिल होगा तो ये हमारी जो स्टेपल क्रॉप है जी व्हीट की, इससे आने वाले वक्तों में इसकी काश्त रुक जाएगी। लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि कोई आवाज़ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अदालत हमें तो का अमलन दरवाजा ये लगता खटखटाएंगे है आप कि लोग, हुकूमत अदालत जाएंगे? अदालत अगर जाते हैं तो अदालत में हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अदालती जो प्रोसीजर है वो बड़ा लेंथी प्रोसीजर है। इसमें हम अब ये तो नहीं कर सकते कि अदालत में जाएँ, वहाँ पे नोटिस होंगे, नोटिस के बाद रिप्लाई आएगा और गवर्नमेंट का जो हमेशा से हुकूमती इदारों का तरीक़ाकार रहा है कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। 1 तारीख पे वो जवाब दाखिल नहीं करेंगे, दूसरी तारीख ले लेंगे। तो तो फिर ऐसे इसका में हल क्या गंदम की समझते हैं? आपने मुतालबा तो कर दिया कि हुकूमत खरीदे गंदम लोकल फार्मर से। अब आप कह रहे हैं कि लोकल फार्मर से मैं गंदम खरीद नहीं रही हुकूमत, सही है, मान लिया। इम्पोर्ट हमने बड़े पैमाने पे कर ली, हुकूमत ने कोटे तकसीम किए थे निगरान हुकूमत ने, और उसका तसलसल इस हुकूमत में भी देखा जा रहा है, इस बात को भी तस्लीम कर लिया। अदालत में मामला ताखीर का शिकार होगा, इस बात को भी मान लिया। अब हल क्या है, करना क्या है आप लोगों ने, फोकस क्या है आप लोगों का? देखिए, अब हमारे पास तो हम जो कर सकते हैं वो हम तो कर रहे हैं जी कि हम एहतजाज कर सकते हैं, हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, हम हुकूमत को मजबूर करने के लिए रोडों पे आ सकते हैं। लेकिन उसमें भी हुकूमत का ये है कि अभी 29 अप्रैल को जब हम एहतजाज करने के लिए लाहौर, पुरअमन एहतजाज के लिए लाहौर में जा रहे थे, तो हुकूमत ने तो शायद हमें इस मुल्क पाकिस्तान का शहरी ना समझा। जिस कदर आंसू गैस, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां हुई, हुकूमत इतनी सख्त मौक़िफ़ हुकूमत ने अपनाया जी कि किसानों पे तशद्दुद किया गया, किसानों को गिरफ्तार किया गया और निहत्थे किसान जो अपना जायज़ हक लेने के लिए हुकूमती ऐवानों का रुख कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया और एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिश की गई। मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत जितनी भी सख्ती करेगी, किसान उभर के उतना सामने आएँगे और अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे पास जो रास्ता है, हम तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, हम मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो हम दिन-रात कर रहे हैं। अब हुकूमत को ये बात समझने की ज़रूरत है या अदालतों को सो मोटो इस पे लेना चाहिए कि वो फौरी तौर पे इसको समझें कि ये इमरजेंसी है। अगर इसमें हम कोर्ट्स में जाते हैं तो शायद वो एक लिंगर ऑन प्रोसेस आ जाएगा। कोर्ट्स को हमारी आला अदलिया जो है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारी चीफ जस्टिस जी लाहौर हाई कोर्ट है, उन्हें इस पे सो मोटो एक्शन लेते हुए विदिन डेज इसका कोई फैसला करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत तो बिल्कुल संजीदा नज़र नहीं आ रही। ना हुकूमत ही बात हुकूमत सुनने की को हमें तैयार नहीं है, अदालतों को आइंदा समोटो लेना होगा, इमरजेंसी सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस हवाले से हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेना होगा। यहाँ वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान होजीज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जावेद बिलवानी। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। 22% पे इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा गया है, क्या समझते हैं इसका क्या इम्पैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आएगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट है उसकी वजह से पाकिस्तान की जो छोटी इंडस्ट्री और दरमियानी इंडस्ट्री, जी उन्होंने तो इंडस्ट्री बंद करना शुरू कर दी है और बोला कि भाई हम एक्सपोर्ट में नहीं कमा पाते तो हम इंटरेस्ट के ऊपर काम शुरू कर दें और बैंक में पैसे रखें और उनको जो भी इंटरेस्ट मिल जाए 16%, 18% जो बैंक से उनकी सेटिंग हो, वो उसमें खुश हैं। बोलने कि ये हमारे कमाई इसमें ज्यादा हो जाती है अगर हम काम करते हैं तो जी इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगी और एक्सपोर्ट कम हो, सही ना। दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी के जो दाम इतने बढ़ गए, जो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी बढ़ गई कि आपको दुनिया में अभी भी रिसेशन है। आज भी यूरोप के अंदर टेक्सटाइल की डिमांड नहीं है। अमेरिका में भी थोड़ी बहुत निकली थी, वो भी फिर रुक गई है। जी तो अच्छा, फिर वो रेट भी जो है, जब डिमांड नहीं होती तो रेट भी कम हो जाता है। तो जो रेट इतना कम हो गया है तो पाकिस्तान का एक्सपोर्टर जो है उसका वैसे ही कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत महंगा था। फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने माशाल्लाह 2-4 काम ऐसे किए कि गैस का रेट ऑलमोस्ट जो है वो डबल से ज्यादा 200% बढ़ा दिया
और बिजली का रेट बढ़ा दिया, वो भी आप सबको मालूम है, वो भी इतना बढ़ गया। अब केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये जो काम किए, इसकी वजह से पाकिस्तान का एक्सपोर्टर जो ऑर्डर लिए हुए थे, क्योंकि हमारे एक्सपोर्टर के ऑर्डर जो होते हैं 6 महीने के ऑर्डर होते हैं जी, तो वो ऑर्डर जो लिए हुए थे उसमें उन्होंने बहुत नुकसान किया। एक इसकी वजह से भी, और एक वजह ये थी कि हमारे डॉलर जो है वो 310 305 कितने तक गया था, उसमें लोगों ने ऑर्डर ले लिए थे, तो उसमें उन्होंने सोचा था कि उस हिसाब से पेमेंट आएगी। तो जब वो आके वापस 278 280 पे गया जी। तो वो एक अलग माल लगी एक्सपोर्टरों को, तो एक्सपोर्टर्स ने बहुत नुकसान किया। एक्सपोर्टर्स ने नुकसान किया। लेकिन अच्छा ये बताएं जावेद साहब, फाइनेंस डिवीजन ने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भेजे हैं और ये खाका जो उन्होंने सामने रखा है उसके मुताबिक तो हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता माली साल के 9 माह में हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट थी 21 अरब डॉलर, जो कि इस साल इजाफे से 23 अरब डॉलर हो गई है। तो हमारी एक्सपोर्ट तो इंक्रीज हुई है ना ओवरऑल। देखो यूं नहीं होता कि लास्ट ईयर आपकी एक्सपोर्ट कम हुई थी, उससे पिछले साल जो 2022-23 में एक्सपोर्ट गई थी जी, वो आपकी ज्यादा हुई थी, ठीक है ना। तो आप 21-22 में, अब आप 22-23 की एक्सपोर्ट, 21-22 की एक्सपोर्ट और 23-24 की एक्सपोर्ट जी, आप ये सबको सामने रखेंगे ना, आप जो मैक्सिमम में गए थे आप उतनी एक्सपोर्ट कर लेंगे, सवालिया निशान ये है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपकी चावल की एक्सपोर्ट बढ़ी, वो आपके पड़ोस मुल्क वालों ने एक्सपोर्ट चावल का नहीं किया। फायदा तो बहरहाल हुआ ना हमारे एक्सपोर्टर्स को, अगर चावल की एक्सपोर्ट हमारी इंक्रीज भी हुई तो। चावल की एक्सपोर्ट इंक्रीज कोई आपने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई या आपके यहाँ कोई स्पेशलिटी नहीं हुई जी। वो तो चावल की एक्सपोर्ट हमारे नेबर कंट्री ने बंद कर दी, बैंड कर दी, क्योंकि उनके यहाँ चावल की शॉर्टेज ना हो जाए जी। तो इसकी वजह से हमारे चावल की डिमांड निकली और एक्सपोर्ट बढ़ी, उसकी वजह से चावल के रेट भी बढ़ गए। जब आपने चावल एक्सपोर्ट किया तो लोकल में चावल के रेट बढ़ गए। तो लेकिन बहरहाल इसका फायदा एक्सपोर्टर को तो हुआ ना जावेद साहब। इसी तरीके से हमारी आईटी एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई। ओवरऑल जो एक्सपोर्ट के जो फिगर्स आए हैं 21 अरब डॉलर गुज़िश्ता माली साल के 9 माह में थे, इस साल जो माली साल है उसके 9 माह में हमारी एक्सपोर्ट 9% बढ़ी है और हमारी एक्सपोर्ट 23 अरब डॉलर पे पहुंच गई है। अब मैं 23 अरब डॉलर, एक मिनट जावेद साहब, हम 23 अरब डॉलर में हमारी राइस एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई, इंडिया ने बंद कर दिया चावल एक्सपोर्ट करना, हमें फायदा हो गया। फायदा तो बहरहाल हमें हुआ है ना। उसके बाद आईटी एक्सपोर्ट हमारी इंक्रीज हुई 3.5 अरब डॉलर से थोड़ी सी ऊपर चली गई। टारगेट है 5 अरब डॉलर का, खैर ऑलमोस्ट 4 अरब डॉलर 4 अरब डॉलर तक हम अपनी आईटी एक्सपोर्ट को भी छू लेंगे। अब टेक्सटाइल की बारी आती है, तो इसमें टेक्सटाइल का क्या फिगर है, टेक्सटाइल का क्या रेशियो है, क्या वो इंक्रीज हुआ है, क्या वो डिक्रीज हुआ है? नहीं, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट कम हुआ है और टेक्सटाइल के अंदर वैल्यू एडेड टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट कम हुआ है। क्या हुआ है? वैल्यू एडेड टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट हमारा डिक्रीज हुआ है। टेक्सटाइल का जब एक्सपोर्ट कम होता है तो कितनी उसके साथ 30-35 अलाइड इंडस्ट्री उनका काम भी कम हो जाता है। सही है। देखिए ये एक चीज नहीं, फिगर बता दीजिएगा कितना कम हुआ है, क्या था, थोड़ा सा वो बता दें। अगर ये फाइनेंस वाले जो बात करते हैं जी, तो आप मुल्क के अंदर जब मुल्क की बात करते हो तो उसमें सिर्फ एक ही चीज नहीं देखी जाती, उसको हर तरफ से देखा जाता है कि आपकी आवाम को क्या तकलीफ हो गई, आपके यहाँ महंगाई कितनी बढ़ गई, ये भी तो आप देखोगे ना। नहीं, फाइनेंस डिवीजन के मुताबिक हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कम हुई है, 20% पे आ गई है हमारी इन्फ्लेशन। और अगर मैं गुज़िश्ता माली साल के 9 माह में उठाऊं तो हमारी इन्फ्लेशन 35% थी फाइनेंस डिवीजन के मुताबिक, तो इन्फ्लेशन भी कम हुई है। भाई मेरी बात सुनो, जो फाइनेंस डिवीजन कह रहा है और जो कमिश्नर कराची या जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट जो चीजों के रेट देती है उस रेट पे कोई चीज मिलती है? ऑब्वियसली नहीं मिलती, सरकारी प्राइस लिस्ट की कोई रेट नहीं है। इन्फ्लेशन तो ये सरकारी एदाद-ओ-शुमार में कुछ होती है, रियलिटी बेस में कुछ होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप सही कह रहे हैं जावेद साहब। तो भाई जो रियलिटी की है आप वो बात करें ना। आप फाइनेंस डिवीजन ने बोल दिया तो फाइनेंस डिवीजन को ऐसा थोड़ी है कुरान की गवर्नमेंट है ना फाइनेंस डिवीजन, तो सर गवर्नमेंट कह रही है ना, सरकार कह रही है। अब इस बात को अहमियत तो देंगे हम। माशाल्लाह पाकिस्तान का स्टॉक जो है उसके हरोज पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। ये मुल्क की हालत ये है कि आपको मालूम है लोगों ने बिजली के कनेक्शन कटा दिए, गरीब लोगों ने, क्योंकि पैसे नहीं है भरने के लिए। आप बिजली के बिल, बिजली की कंपनी को पूछो
कि आपके कितने डोमेस्टिक कंज्यूमर कम हो गए। अब तो एक्सपोर्टर को मुतमईन करना बड़ा मुश्किल काम है जावेद साहब, आपको भी मालूम है, खासतौर पे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर जो है ना, उसकी डिमांड जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है। तो अब हुकूमत एक्सपोर्टर को कैसा मुतमईन करे? ये गलत फहमी है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अवाम है जो टैक्स पेयर है, वो आजकल गवर्नमेंट से ये सवाल कर रही है कि हम जो आपको टैक्स देते हैं उस टैक्स के बदले में हमें क्या मिलता है। लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, यूटिलिटी सही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, कोई चीज एक बता दे। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से मैं एक सवाल करता हूँ आपके तवज्जुह से कि टैक्स पेयर को क्या सहूलत देते हैं इस मुल्क में, एक सहूलत बता दे। चलो एफबीआर के हवाले से ताजिर दोस्त स्कीम आई थी, कल आखिरी दिन था, एफबीआर ने लॉन्च की। जावेद साहब, ताजिर दोस्त स्कीम आई, कल आखिरी दिन था, एफबीआर ने ताजिर दोस्त स्कीम निकाली कि रिटेलर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स उसमें आ जाएं छोटे। कोई भी नहीं आया। रजाकाराना तौर पे चंद हजार लोग आए, 31 लाख लोगों का टारगेट था। अब हम लोग हमारी भी तो लैकिंग है ना। तो नहीं होता। देखो मैं आपको बताऊं जी, एफबीआर के अंदर जितनी, एफबीआर के एक चेयरमैन ने कहा था कि जितनी वर्क फोर्स एफबीआर के अंदर है ना, अगर ये वर्क फोर्स जो है इसको हम कम कर दें और इसके अंदर जितने हमको चाहिए उतने हम रखें तो हमारे को उनको हम घर बैठ के तनख्वाह देंगे और हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। एक्स चेयरमैन शब्बर जैदी ने कहा था ये, बिल्कुल एक्स शब्बर जैदी ने कहा था। तो शब्बर जैदी जब वो सीट पे बैठा तो उसने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है। भाई एफबीआर के अंदर एक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, क्या उस एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के अंदर कितनी बड़ी इनकी वर्क फोर्स है। उसका काम ये होता है लोगों को टैक्स नेट में लाना। जब आप उनसे पूछोगे भाई आपकी इतनी बड़ी वर्क फोर्स है तो एक आदमी साल में कितने लोगों को टैक्स नेट में लाता है, तो उनके पास जवाब नहीं है। इस्लाहत तो जरूरी है, एफबीआर के अंदर इस्लाहत तो जरूरी है, आप वजह कह रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं आना चाहते टैक्स नेट में वो तो एक अलग मामला है ना, आना चाहिए। नॉन फाइलर सिस्टम खत्म होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, टैक्स नेट में जो लोग आते हैं ना जी, अब हम टैक्स नेट में हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका 100% अकाउंट जो है ना वो डॉक्यूमेंटेड होता है। 100% एक्सपोर्ट कारोबार डॉक्यूमेंटेड होता है। बिल्कुल। अब उनको इतने नोटिस भेजते हैं, अलग आईटी का सिस्टम हो गया है, कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है। उसको बनाने के बाद इन्होंने ये कहा कि अब जो है आपकी और ऑफिसर्स का कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएगा और सारा जो है इलेक्ट्रॉनिकली होगा और सारा आप अपने ऑफिस में बैठ के पाकिस्तान सिंगल विंडो के जरिए होगा अब सारा काम। बिल्कुल ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक तो कर दिया है, मगर आज भी आप एफबीआर में जाएं या इनकम टैक्स बिल्डिंग में जाएं तो आदमियों की लाइन लगी हुई होती है। भाई कहां जा रहे हो तुम? इलेक्ट्रॉनिक करने का क्या फायदा हुआ? आप लोगों की मुलाकात थी वजीर आजम से, तो उस मुलाकात का क्या हुआ? तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों ने तो वजीर आजम गए थे वहाँ सऊदीया, वहाँ वो गए लेट, उन्होंने बल्कि अपनी कैबिनेट मीटिंग भी पोस्टपोन की और हमें भी जो है परसों वहाँ से लेटर आया था कि हमारा मीटिंग का टाइम दिए और उसके बाद कल वहाँ से फोन आया कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई। मीटिंग पोस्टपोन हो गई। तो अब जो दोबारा फार्मूला तय होना था बिजली की कीमतों में कमी का, उसका क्या होगा? देखिए एक चीज नहीं थी, कई चीजें थी, कई चीजें इन्होंने करनी भी शुरू कर दी। जैसे कि हमने कहा था कि इनके डायरेक्टेड कस्टम इंटेलिजेंस और कस्टम के इंटेलिजेंस के लोग जो हैं लोगों की वेयर हाउस पे और शॉप पे रेड मारते हैं और उनके ताले तोड़ के उसमें से सामान ले जाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि अब कहीं भी आप जाएंगे, अगर वो फैक्ट्री पे ताला या उस वेयर हाउस पे ताला है तो आप उसको सील करके उस पर एक कागज चिपका देंगे ताकि वो आपसे कांटेक्ट करे और उसके बाद उनके सामने उसको जो भी हो उस पर एक्शन लिया जाएगा। आखिर में ये बता दें जावेद साहब, साल 2024 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे बेहतर हो रहे हैं, रेमिटेंसेस हमारी इंक्रीज हुई, एक्सपोर्ट बेलाखिर हमारी इंक्रीज हो रही है। टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ना रेमिटेंसेस का ना एक्सपोर्ट का, इसमें खैर कोई दो राय नहीं कि इस वक्त हमें टारगेट अचीव करना हमारी अवली तरजीह होनी चाहिए। तवक्कुआत क्या है साल 2024 से? देखिए मैं तो नहीं समझता कि हम टारगेट अचीव कर देंगे, मैं नहीं समझता कि हम टैक्स नेट में लोगों को ला सकेंगे, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अपने खर्चे कम कर सकेगी, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है और आपके जो रेट है कैपेसिटी पेमेंट, ये पेमेंट, क्रॉप सब्सिडी,
ये सारी जिंदगी आप इंडस्ट्री से लेते रहे, अब इंडस्ट्री सारी बायोमास पे और उस पे जा रही है, तो इसकी मैं समझता हूँ कि छोटी इंडस्ट्री और दरमियानी इंडस्ट्री ये बंद हो जाएगी, क्योंकि उनके पास फाइनेंस नहीं है कि वो बायोमास पे शिफ्ट हो सके। बायोमास से बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी। न्यू कमर इस मुल्क में नया बच्चा इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, क्योंकि आप इतनी महंगी यूटिलिटी है, तो आपका फ्यूचर मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि आपका फ्यूचर जिस मुल्क का अच्छा है ना, वो मुल्क के अंदर यूटिलिटी जो है उसकी प्राइस जो है वो दुनिया के कम्पिटिटिव कंट्रीज से बराबर होती है या उससे कम होती है, तो वो दुनिया के अंदर अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी या दुनिया के अंदर अपना सिक्का मनवा सकता है और एक्सपोर्ट कर सकता है। यानी आपको साल 2024 भी डार्क लग रहा है। बहुत शुक्रिया जावेद बिलवानी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक्सपोर्ट हमारी इंक्रीज हुई है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में। फाइनेंस डिवीजन के अदाद-ओ-शुमार मैंने सामने रख ली है। हमारी रेमिटेंसेज इंक्रीज हुई है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में, हमने फाइनेंस डिवीजन के अदाद-ओ-शुमार सामने रख लिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलिस्ट इंतहाई परेशान है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो एनर्जी टैरिफ है, यानी बिजली, गैस और पेट्रोल और मसनूआत के जो इजाफे हैं, उसने उनकी कमर तोड़ दी है। उसके बाद रईस कसर इंटरेस्ट रेट ने निकाल दी है। फिर जाहिर सी बात है, जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अल्टरनेट एनर्जी के सोल्यूशंस को अपना रहा है, जैसे कि सोलर पे जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी को अपना रहा है गैस की खपत को पूरा करने के लिए। लेकिन जो छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपनी इंडस्ट्री को बंद कर रहा है और अपना सरमाया बैंकों में रख रहा है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। जावेद बिलवानी का कहना बिल्कुल सही है कि अगर आपने फैसिलिटेट नहीं किया लोकल इन्वेस्टर को, तो फॉरेन इन्वेस्टर भी आपके मुल्क में आने से घबराएगा। बहरहाल रेमिटेंस का टारगेट और एक्सपोर्ट का टारगेट जो हमने रखा है माली साल के अख्ताम तक, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। 30 अरब डॉलर हमने एक्सपोर्ट का टारगेट रखा था और रेमिटेंसेस का हमने 33 अरब डॉलर रखा था। बेहतर तो हुआ है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ये साल, लेकिन मुआशी अदाद-ओ-शुमार अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट मांग रहे हैं। उसके लिए हमें कोई ना कोई पॉलिसी बनानी होगी और IMF से बात करनी होगी। बहरहाल ये काम हुकूमत का है कि वो किस तरीके से मुआशी अदाद-ओ-शुमार को बेहतर करती है। लोकल इन्वेस्टर को फैसिलिटेट किए बगैर हम अपना इकनॉमिक साइकिल बेहतर नहीं कर सकते। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे या वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर डॉक्टर आमिर हुसैन सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, इंप्रूवमेंट आ रही है। रेमिटेंसेस के फिगर सामने आए हैं फाइनेंस डिवीजन की जानिब से, उसके अलावा फिर एक्सपोर्ट की फिगर सामने आए हैं। लेकिन एक फिगर हमारे सामने आया है फिस्कल सेक्टर का, वो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें 35% का इंक्रीज हुआ है। तो ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें, क्या समझना है इस हवाले से? जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब, ये आपने मुझे मौका दिया। अच्छा देखें, ये जो फिस्कल डेफिसिट जो हमारा बढ़ा है, देखिए इसकी रीज़न तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, और वो रीज़न है हमारा डेट बर्डन का बढ़ जाना। इस वक्त जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो टोटल जो बजटरी जो खर्चा है, उसमें से तकरीबन 55 से 60% जो है सिर्फ़ और सिर्फ सूद की अदायगी है। और ये जो सूद की अदायगी है, इसमें से भी 70% जो है हम जो डोमेस्टिक जो बैंक हैं हमारे, जो लोकल जो बैंक्स हैं, हम उनको पे कर रहे हैं, इसलिए कि गवर्नमेंट ने अपने डे टू डे अखराजात पूरा करने के लिए भी उन्हीं से ही कर्ज़े मांग रही है। जी। अब क्योंकि वो उनसे कर्ज़े मांगती चली जा रही है, टैक्स लगाने के लिए कोई इतना बड़ा नेट आपके पास बचा नहीं है, तो ज़ाहिर है कि फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या हो रहा है कि इसका डेफ़िसिट बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि जितने इनको पे करने थे बैंकों को, वो उन्होंने पे नहीं किए, बल्कि मेरा ख़्याल है कि शायद रीशेड्यूल वगैरह कराते चले जा रहे हैं। लेकिन इन द नेट ये है कि उन्होंने पे नहीं किया, जो उनको पे कर देना चाहिए था इसमें, जो उनका वादा था या जो भी उनकी जो ड्यू थी उसके ऊपर, तो वो पे नहीं कर सके। इसकी वजह से ये फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है। और अब आइंदा आने वाले दिनों में तो मजीद बढ़ेगा। तो अब हुकूमत को अपने शान अखराजात कम करने होंगे, वो कम नहीं कर रही, क्योंकि जाहिर सी बात है कैबिनेट का जो साइज है वो इंक्रीज़ है। IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत का जो सालाना खर्चा है वो तकरीबन 18 से 19 अरब डॉलर है। तो किस तरीके से हम सर्वाइव कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे फिस्कल बैलेंस को? अच्छा देखिए, मैं इसमें एक बता दूं आपको कि आप सर थोड़ा सा परसेंटेज भी देखें। मैंने अभी आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा खर्चा जो 60% है, वो तो सिर्फ और सिर्फ सूद की अदायगी है। जी। बाकी तो फिर बहुत थोड़े से रह जाते हैं। अब उस थोड़े से में से आप कितना कट लगा लेंगे? ज़ाहिर है कि उसका फ़ायदा नहीं होगा इतना ज़्यादा।
और ये जो बहुत बड़ा जो हमारा है, जो हम कर्ज़ों पे अखराजात हमारे होते चले जा रहे हैं, और ये शॉर्ट टर्म लोन है जो कि गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम हर वक़्त लेती चली जा रही है बैंकों से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो हमें कुछ नहीं दे रहा है, हम सारे के सारे कमर्शियल बैंकों से ले रहे हैं। तो ये जो इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हाई है, इसकी वजह से ये खर्चा ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अगर वाक़ई अगर ये चाहते हैं कि फिस्कल डेफ़िसिट कम हो, तो ये उन चीज़ों से तो बहुत थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा। ये लेकिन जिसको हम कहते हैं जो वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा, वो जी। सिर्फ़ और सिर्फ़ सूद की अदायगियों में कमी से होगा, और ये शरह सूद को कम करके ही हो सकता है। अच्छा आमिर बाकी साहब, जो डॉक्टर आपने साहब ये मुझे बताएं कि हुकूमत के अपने अखराजात हैं उसको पूरा करने के लिए अगर वो बोरो कर रहे हैं लोकल बैंक से और उसके ऊपर पे वो हाईली इंटरेस्ट पे ऑफ कर रहे हैं, तो अपने अखराजात अगर वो कम कर लेंगे तो ऑब्वियसली पे वो लोकल बैंक से जो बोरोइंग है वो कम हो जाएगी। तो अपने अखराजात हुकूमत कम क्यों नहीं करती, कैबिनेट का साइज छोटा क्यों नहीं करती, जब उसको मालूम है कि फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, 36% इंक्रीज हो गया है 9 महीनों में। जी, बिल्कुल। देखिए, जब हालात इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो एक-एक पाई जो है दाँतों से बचा के रखनी पड़ती जी। है। मैंने ये नहीं कहा है कि क्या कहते हैं कि शाहाना अखराजात कम नहीं करने चाहिए। ये उसूली तौर पर बिल्कुल होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ शाहाना अखराजात अगर हमारे हालात सही भी हों, तो भी नहीं होने चाहिए। मतलब क्यों हो इतनी बड़ी, अगर हमारे हालात अच्छे भी हैं भी, तो भी इतने शाहाना अखराजात क्यों किए जाएँ? ये लोगों का पैसा है, जो कि जी। लोगों के ऊपर खर्च होना है। सही है, तो मैं सिर्फ़ एक परसेंटेज के अंदर जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स मौजूद है, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट के ये जो अखराजात है, ये टोटल गवर्नमेंट के अखराजात का 5% से ज़्यादा नहीं है। इस 5% के अंदर आप कितना कट लगाएँगे? बहुत लगा लेंगे तो फिर आप जो है टोटल करके भी जो है 10% कम करते हैं इसको, जी। तो फिर आपका आधा फ़ीसद जो है टोटल अखराजात में कमी होगी। असल जो कमी आनी है, सिग्निफिकेंट जो कमी आनी है, ज़ाहिर है कि वो जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे नहीं जाएगा, उस वक़्त तक वो कमी नहीं आएगी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब दूसरी साइड की अगर मैं बात करता हूँ कि इस डेफिसिट को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है टैक्स कलेक्शन से, नॉन फाइलर सिस्टम को ख़त्म करने से, लोगों को टैक्स नेट लाने में। अब एक स्कीम का ऐलान किया था ताजे-तोज़े स्कीम का, वो भी बुरी तरह फ्लॉप हुई। तो हम अपने टैक्स नेट को बेहतर करने के लिए ऐसा कौन-सा कदम उठाएँ? हुकूमत ऐसा क्या कर सकती है जिससे नॉन फाइलर सिस्टम भी ख़त्म हो और टैक्स नेट भी हमारा इंक्रीज़ हो? देखिए, ये इतनी सारी स्कीम्स आती हैं और ये सारी की सारी जो है ये मोर और लेस नाकामी हो जाती हैं। तो उसकी 2 ही वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि आपका जो मशीनरी है टैक्स कलेक्शन की, वो बिल्कुल जो है नाअहल है, वो कुछ जो है करने के काबिल नहीं है, सिर्फ़ मंसूबे बना सकती है, अमली इक़दामात करने की जब बात आए तो वो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं वहाँ पर। जी। दूसरी वजह ये होती है कि भई आप जो टैक्स लगा रहे हैं, मतलब आप उन लोगों से टैक्स लेना चाह रहे हैं कि जिनके पास पहले से मौजूद है ही नहीं। तो अब ये है कि अगर आप उन्हीं को टैक्स करते रहेंगे तो फिर टैक्स चोरी ही बढ़ेगी। ये जो है, मतलब ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए इस तरह से कि जो लोग पहले से टैक्स नेट में मौजूद हैं और आप उन्हीं को ही टैक्स किए चले जा रहे हैं, उन्हीं को ही बार-बार टैक्स किए चले जा रहे हैं, तो फिर वो टैक्स चोरी की तरफ जो है या टैक्स अवॉइडेंस की तरफ लोग जा रहे होते हैं। जी। अब ये है कि इसमें हमें नए टैक्स दहिंदगान जो है वो इस तरह से कि नए सेक्टर्स लेकर आने पड़ेंगे, जिसके अंदर एक बात जो कही जा रही थी कि सबसे बड़ा जो सेक्टर एक आ जाता है वो एग्रीकल्चर इनकम। देखिए, मैं एग्रीकल्चर इनकम की बात करता हूँ। हम जब भी बात करेंगे इनकम की बात करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि एग्रीकल्चर के जो इनपुट्स हैं या जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उसके ऊपर हो। इसलिए कि इस तरह के अगर इनडायरेक्ट टैक्स एग्रीकल्चर पे लगेंगे तो बिल आखिर उसको पे किसको करना है? वो बिल्कुल, तो करना कंज़्यूमर को ही है। कंज़्यूमर को ही है। हम कहते हैं कि जनाब जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको टैक्स किया जाए, और साथ-साथ सबसे ज़्यादा जो है जिसको करने की ज़रूरत है, जिसको रिफ़ॉर्म्स करने की ज़रूरत है, वो आपका रियल एस्टेट सेक्टर है। रियल एस्टेट सेक्टर जिस तरह से धड़ल्ले से और क्या कहते हैं अंधी कमाई करता चला जा रहा है। एक प्लॉट जो है 70 दफ़ा बिकती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसकी जो रियल डिमांड है, जिसको वाक़ई रहने के लिए अपना घर चाहिए, वो चीज़ उसके पास नहीं जाती। जिसको वाक़ई अपनी जो है कमर्शियल प्लॉट चाहिए बिज़नेस करने के लिए, या वाक़ई जिसको इंडस्ट्री खोलने के लिए इंडस्ट्रियल प्लॉट चाहिए, उसको नहीं मिलता है। वो तो जाके सवा या 200वाँ खरीदार होता है जब वो लगा रहा होता है उसके ऊपर। तो इसको बहुत ज़्यादा रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ से ये चीज़ जो है वो बेहतर हो आए सके। बेहतर हो सके। और बहु जहाँ तक ग्रोथ की बात है, मैं जी। एक चीज़ थोड़ी-सी देखिए मैं ऐड करना जी, चाहूँगा जी, कि जी। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी उन्होंने अनाउंस की थी, उसमें उन्होंने खुद बताया कि सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट जो है जितने भी डिपॉज़िट हैं, यानी कि वही हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं क्रेडिट देने के लिए, जी। तो 70% से ज़्यादा तकरीबन 77% तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया जा रहा है बैंकों से, और 23% जो है प्राइवेट सेक्टर लेके जा रहा है। अब आप ये देख लें कि जो गवर्नमेंट सेक्टर को जो जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट की शक्ल में तो नहीं जा रहा है। वो तो सीधा-सीधा कंज़म्पशन और एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल। नॉन जिसको हम कहते हैं कि नॉन प्रोडक्टिव है 70।
मतलब हमारा इतना बड़ा रिसोर्सेज 77% वो नॉन प्रोडक्टिव है, लेकिन जो प्रोडक्टिव सेक्टर है, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को देना चाहिए कि वो उसको इन्वेस्ट करेंगे। जी ज़ाहिर है कि उनकी जो कंजम्पशन होगी वो इन्वेस्टमेंट होगी। बिल्कुल। वो इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर बात है कि क्या कहते हैं सप्लाई का इज़ाफ़ा बनेगी, और जब इतना बड़ा हमारा रिसोर्स बिल्कुल जो है सिर्फ़ 77% गवर्नमेंट 80% वो ले जाएँ और 20% यहाँ रह जाए, तो फिर आप सोच लें कि ग्रोथ कहाँ से आएगी? ग्रोथ कहाँ से आएगी? बहुत चैलेंजेस हैं। बहुत शुक्रिया, आप तब तक कीमती वक्त दिया डॉक्टर आमिर साहब। इसमें कोई दो राय नहीं कि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को अपने अखराजात कम करने होंगे। यही बात IMF और वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट्स में भी कहता है कि सरकारी अखराजात, शान अखराजात, हुकूमती अखराजात जब तक कम नहीं होंगे, हम फिस्कल डेफिसिट को काबू नहीं कर पाएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर और रियल इस्टेट सेक्टर को मजीद डिफॉर्म करने की ज़रूरत है ताकि टैक्स नेट में इजाफा हो सके, टैक्स इनकम में इजाफा हो सके। बहरहाल काफ़ी हद तक तो इस्लाहात की हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में अगर मजीद टैक्स नेट यानी टैक्स GDP को इंक्रीज़ करना है तो हमने इन दोनों सेक्टर्स पर तवज्जो देनी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि फिस्कल डेफिसिट का बढ़ना हमारी मईशत के लिए बहुत ख़तरनाक बात है। बहरहाल हुकूमत इस हवाले से कोई मरबूत और जामे पॉलिसी बनाएं, यही कहना है तमाम लोगों का। इंडस्ट्रियलिस्ट का भी यही कहना है, इकोनॉमिस्ट का भी यही कहना है। यही हमारे सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।